स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 651 से लेकर क्वेश्चंस का आपका रहने वाला है। ठीक है, तो 651 से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे आज कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की? तो ये है आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर 2, नेफ्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन को हम देखते हुए चलेंगे। अभी तक जैसे मैंने जो भी पढ़ाया है स्टूडेंट्स, उसको आप रिवाइज करते रहिएगा ना। जो भी जैसे आपका सुटिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसी हिसाब से हम करते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। कंप्लीट फार्मेसी का आपका हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे करने से भी। तो इसमें आपका है, फर्स्ट है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? आपका नेफ्रॉन। ठीक है, फर्स्ट आपका न्यूरॉन दिया हुआ है, ये किसका हो गया? आपका नर्वस सिस्टम की। ठीक है, पूछे अगर आपसे तो किसकी है? आपकी नर्वस सिस्टम की। दूसरा आपसे पूछे एल्वियोलिस, एल्वियोली किसकी है? आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसकी हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब बात आती है कि नेफ्रॉन। तो आपसे अगर पूछे कि आपकी किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो हर किडनी में, ईच किडनी में कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन। लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं आपके? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं आपकी हर एक किडनी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपसे। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तो हो गया, इसकी लेंथ अगर पूछे नेफ्रॉन की, तो लेंथ की अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? 3 सेंटीमीटर लंबा होता है आपका एक नेफ्रॉन की। लगभग लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है हम आगे, आप जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, तो उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका 652, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल ऑफ वाटर? तो वाटर के साथ कौन सा पार्ट आपका इम्परमेबल होता है? तो पहला है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे ये आपका नेफ्रॉन हो गया, मैं नेफ्रॉन का डायग्राम बनाता हूँ आपका। ठीक है, इस तरह से अगर आपका नेफ्रॉन होता है, मिल क्यों रहा है भाई? इस तरह से आपका नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, ये आपका नेफ्रॉन हो गया। इसको बोला जाता है आपका बाउमन्स कैप्सूल। क्या होता है ये? बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, बाउमन कैप्सूल बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या आता है? आपकी आर्टरीज आती है ना, जो ब्लड लेके आती हैं आपकी किडनी के अंदर। आर्टरीज आती हैं और यहाँ पे वो आर्टरीज एक गुच्छा सा बना लेती हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। उसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस बोला जाता है। इसके बाद जो ये होती है, इस तरह से ये आपका पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होती है? ये जो होता है 2 नंबर पे, ये पहला हो गया आपका बाउमन्स कैप्सूल, दूसरे पे आपका पीसीटी हो गया, तीसरे पे आता है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है इसको, लूप ऑफ हेनले। तो इसका जो लूप ऑफ हेनले का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है वाटर इम्परमिएबल। याद रखना स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? वाटर इम्परमिएबल। ठीक है, यहाँ से आपका पानी बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, जो आपके ट्यूब के अंदर है वो पानी ट्यूब के अंदर ही रहेगा। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये नीचे का पार्ट होता है आपका मेडुला पार्ट। ठीक है, ऊपर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स। जो किडनी में आपके 3 पार्ट होते हैं, सबसे बाहर होता है फाइब्रस, फाइब्रस कैप्सूल्स बोला जाता है। उसके अंदर आपका कॉर्टेक्स पार्ट होता है, यानी कि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। तो आपका जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की जो छलने वाली, जैसे ग्लोमेरुलस मैंने बताया ना, ग्लोमेरुलस आपका कॉर्टेक्स पार्ट में होता है, बाउमन्स कैप्सूल आपका कॉर्टेक्स पार्ट में, पीसीटी आपके कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन लूप ऑफ हेनले आपके कहाँ पे होती है? मेडुला पार्ट में होती है। और लूप ऑफ हेनले का जो ऊपर की तरफ जो पार्ट जा रहा है ना, ये क्या होता है? वाटर इम्परमिएबल होता है। ठीक है, वाटर इम्परमिएबल होता है। ये हो गई आपकी डीसीटी। डीसीटी के अंदर आपका एडीएच हार्मोन काम करता है एक तो आपका। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन होता है वो काम करता है। और ये होगी आपकी सीडी। तो ये अभी आगे आएगा तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपका नेफ्रॉन होता है। इसकी टोटल लेंथ मैंने बताई 3 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है स्टूडेंट्स। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ पे क्या करेगा? आपके वाटर को बाहर की तरफ ले जाएगा। वाटर को कहाँ ले जाएगा? आपके ब्लड की तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं आपके? तो एक आपने सुना होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। मैंने कल परसों जब भी वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड बताई थी, पीटीएच हार्मोन बताया था एक आपको, जो क्या करता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। एक आपका विटामिन डी,
तो अगर आपसे पूछते हैं विटामिन डी कहाँ काम करता है तो आप क्या बताएंगे, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। पीटीएच कहाँ काम करता है आपके, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन कहाँ काम करता है आपके, डीसीटी और सीडी पे, यानी कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल पे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से याद रखना है। तो वाटर इम्परमेबल के बारे में मैंने बता दिया, जो पार्ट होता है वाटर इम्परमेबल, बाकी जो जितना भी पार्ट होता है वो सारा क्या होता है, वाटर परमेबल होता है। तो ठीक, ये आपकी डिसेंडिंग लूप हो गई, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये वाली तो ये ट्रांसवर्स होगी, और ये आपकी असेंडिंग। तो असेंडिंग जो पार्ट होता है ना वो आपका वाटर इम्परमेबल होता है। तो है ऑप्शन ये हो गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, डिसेंडिंग तो आपका वाटर परमेबल होती है, बट आपकी जो असेंडिंग लूप होती है वो वाटर परमेबल नहीं होती स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया पीसीटी, तो पीसीटी आपकी वाटर परमेबल होती है। पीसीटी के अंदर एक बात याद रखना, 60% जितना छना था फिल्टर उसका 60% आपके पीटीसी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इतना कितना पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ आपका कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लूप है उसके अंदर, बट असेंडिंग लूप में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और कलेक्टिंग डक्ट में आपका लास्ट में जो फाइनल रिपोर्ट आती है वो कलेक्टिंग डक्ट से ही आती है। तो ये जैसे ये आपको नेफ्रॉन मैंने बताया, तो नेफ्रॉन क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जुड़ के किसकी तरफ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट आगे जुड़ेगी। ठीक है, एक कलेक्टिंग डक्ट से मतलब इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे आपके नेफ्रॉन्स की डीसीटी जुड़ी हुई होती है, तो इसमें अपना अपना जो भी इनका सिक्रेशन होगा वो धीरे धीरे डालती हुई चली जाएंगी। ये जाएगी आपकी माइनर कैलिक्स में। कहाँ पे जाएगी आपकी, माइनर कैलिक्स में। ठीक है, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स आगे जाके किस में जुड़ेंगे, आपके मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स आगे चल के किस में जाएंगे आपके, जो आपका एक फनल शेप्ड में क्या होता है, फनल शेप्ड में जो होता है आपका, ठीक है, रीनल पेल्विस। फनल शेप्ड का जो रीनल पेल्विस होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रीनल पेल्विस की किस शेप का होता है, तो आप बताएंगे फनल शेप्ड का रीनल पेल्विस होता है। फनल शेप का रीनल पेल्विस आगे यूरेटर से जुड़ता है। किसे जुड़ता है, आपके यूरेटर से। यूरेटर कहाँ लेके जाता है इसको, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कहाँ लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कहाँ ले जाकर, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा से जब ब्लड बाहर, ये आपका ये क्या है, यूरिन बाहर निकल जाता है, मिक्सचुरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस तरह इतनी प्रोसेस के बाद आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहीं पे करवा देता हूँ जिससे आगे क्वेश्चन आपको करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया किस तरह से आपका यूरिन कहाँ से फॉर्मेशन, यूरिन बनना शुरू कहाँ हुआ था, बनना शुरू हुआ ग्लोमेरुलस में। यहाँ से फिल्टर हुआ आपका ब्लड फिल्टर होता है। तो दोनों किडनी मिलके एक दिन में, ठीक है, कितना ब्लड करती हैं वो बताता हूँ। तो 1 मिनट में करती हैं 125 ml पर मिनट। दोनों किडनी की बात कर रहा हूँ। दोनों किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन्स कितना बनाते हैं 1 मिनट में, 125 ml पर मिनट क्या बनाते हैं आपका, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, पूरे दिन में कितना बना देंगे आपका ये, ठीक है, पूरे दिन में बना देंगे ये। ठीक है, पूरे दिन में बनाएंगे। उसी हिसाब से 99% आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। कितना परसेंट आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, 99%। तो 1 से 1.5 लीटर आपका यूरिन पर डे के हिसाब से बनता है। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन आपका पर डे के हिसाब से बनेगा स्टूडेंट्स, ये याद रहेगा। कितना एब्जॉर्ब हो जाता है आपका, 99% आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। एक दिन में कितना बनता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, कमेंट के लिए क्या परेशान करना आपको। ठीक है, एक दिन में आपका 180 लीटर, कितना लीटर बनता है आपका, 180 लीटर पर डे के हिसाब से आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, ना कि यूरिन। उसमें से 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, 1 से 1.5 लीटर आपका एब्जॉर्ब होता है। 60% कहाँ पे होगा आपका, पीसीटी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो प्रेशर का पूछा जाए, अगर बाउमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट का प्रेशर कितना है, तो 10 mm ऑफ Hg यहाँ पे प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। 10 mm ऑफ Hg यहाँ पे प्रेशर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन ऑक्योर्स इन। ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो पुनः अवशोषण कहाँ पे हो जाएगा आपका, पीसीटी में। कहाँ पे हो जाएगा आपका, पीसीटी में हो जाएगा। प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, फर्स्ट पे था आपका बाउमन्स कैप्सूल, जो सेकंड पे थी पीसीटी। ठीक है, दोबारा से बता दें, सेकंड पे पीसीटी थी, थर्ड पे आपकी लूप ऑफ हेनले थी, फोर्थ पे आपकी डीसीटी, और 5 पे आपकी कलेक्टिंग डक्ट थी स्टूडेंट्स। इस तरह से आपकी सीरीज होगी। तो पीसीटी में होता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं आपके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, जैसे एक तो आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, दूसरा आपका एमिनो एसिड्स भी वहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एमिनो एसिड हो गया, फिर उसके बाद आपके कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे एक सोडियम हो गया,
मतलब मैं पूरे फिल्ट्रेट में बता रहा हूँ, फिल्ट्रेट में ये सब आते हैं, बट ये आपके लास्ट तक एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब आपके वापस से रीएब्जॉर्ब होते हुए चले जाते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एल्ब्यूमिन, किसका बोल रहा हूँ मैं, एल्ब्यूमिन क्या आपके फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है? तो एल्ब्यूमिन आपके फिल्ट्रेट में प्रेजेंट नहीं होता है, जो फिल्टर होके जाता है उसमें नॉट प्रेजेंट होता है। कौन? आपका एल्ब्यूमिन। और आपसे पूछे कि आपके फिल्ट्रेट में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे यस, बट आपके यूरिन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है। यूरिन के अंदर ना ही आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। यूरिन की मैं अगर बात करूँ तो यूरिन में ना ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ना आपका एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, ना आपका एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज अगर आपकी यूरिन में प्रेजेंट है तो किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे अगर आपके ब्लड के अंदर 160 mg/dl से अगर ज़्यादा हो रहा है शुगर यानी ग्लूकोज, तो आपके यूरिन के अंदर वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कंप्लीट बता रहा हूँ मैं, गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स, है ना, अच्छे से तैयारी करनी है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। विच सेल सीक्रेट रेनिन, तो रेनिन कौन सी सेल सीक्रेट करते हैं? तो जेजी सेल सीक्रेट करती है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल सीक्रेट करती हैं। तो फर्स्ट ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, जेजी सेल्स, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल। मिसेंजियल सेल्स के बारे में अगर आपसे पूछे तो मिसेंजियल सेल्स आपकी किडनी में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? आपकी किडनी में। इनका काम क्या होता है? जो भी किडनी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह से आपकी एंटीबॉडी की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? एंटीबॉडी की तरह। कोई भी एंटीजन अगर आपकी किडनी पे हमला करता है, किडनी के अंदर मिलता है, तो उसको मारने का काम कौन सी सेल करेंगे? आपकी मिसेंजियल सेल्स। याद रखना स्टूडेंट्स। एक ऑप्शन इसमें मिलता है आपको मैकुलर डेंसा सेल्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि मैकुलर डेंसा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो आप इसका आंसर देंगे कहाँ प्रेजेंट होंगी? आपकी डीसीटी में, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होंगी, है ना, जो 4 नंबर पे मैंने बताई थी डीसीटी, वहाँ पे आपकी मैकुलर डेंसा सेल्स प्रेजेंट होंगी। काम क्या होगा? ये सोडियम का रिटेंशन करने का काम करती है, सोडियम रिटेंशन का काम करती हैं। ठीक है, सोडियम रिटेंशन का काम का मतलब क्या होगा? ये आपकी बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है मैकुलर डेंसा। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस बता दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैकुलर डेंसा भी पूछा हुआ है आपका, मेसेंजियल सेल्स भी पूछा हुआ है, जेजी सेल्स भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब इसके काम मैंने आपको बता दिए हैं स्टूडेंट्स। याद रखना है, हर एक सेल इंपॉर्टेंट है, हर एक काम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल GFR इन ए हेल्दी एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल GFR कितनी होती है हेल्दी एडल्ट के अंदर? आपकी 125 ml पर मिनट। अभी मैंने ऊपर बताया था, पर डे की कितनी बताई थी? 180 लीटर पर डे होती है। अब एक और बात बनता है, GFR डिटरमाइन करने का मेथड क्या होता है? तो इसमें हम देखेंगे तो 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक तो आपका इनुलिन यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? इनुलिन। दूसरा आपका क्रिएटिनिन यूज़ किया जाता है, क्रिएटिनिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इनुलिन का अगर कैरेक्टर पूछा जाए तो इनुलिन आपका पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना। इनुलिन के ऊपर पूछा हुआ है क्या है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है, तो आप बताएंगे आपका कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? आपका पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनुलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, 125 ml पर मिनट GFR हो गया आपका। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट। वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कलेक्टिंग डक्ट में जल के पुनः अवशोषण कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? तो पुनः हार्मोन को कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। इसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। कहाँ से रिलीज होता है? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से? पोस्टीरियर पार्ट से आपका ये रिलीज होता है, ये याद रखना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन ऊपर दिया हुआ है, एल्डोस्टेरोन। तो आपके कलेक्टिंग जो डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एल्डोस्टेरोन भी प्रेजेंट होता है। क्या किस फॉर्म में होता है? एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये सोडियम और वाटर को, किसको? सोडियम प्लस वाटर को तो क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और पोटेशियम को क्या करता है? ये आपका बाहर की तरफ फेंकता है, यानी कि रिलीज़ करता है। आपकी बॉडी से बाहर निकालने में पोटेशियम को मदद कौन करता है? आपका एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन। और आपके सोडियम और वाटर को रिटेंशन करने का काम कौन करता है? एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन। यानी कि जो एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन है, ये आपके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में, तो ऑप्शन मिले अगर आपको AIP, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, तो आप टिक कर देंगे उस पर। ठीक है, और आपके जो इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा कि वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोर्टिसोल आपके कौन सी ग्लैंड के कौन से लेयर से निकलता है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है, तो आप देखता हूँ कितना याद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका ADH देख लेना ना, पहले बता दिया मैंने, ADH होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
द फिल्ट्रेशन बैरियर्स ऑफ द ग्लोमेरुलस डज नॉट इंक्लूड। ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन बाधा में कौन सा भाग शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा भाग शामिल नहीं है आपका? ट्रांजिशनल्स एपिथेलियल। कौन सा भाग शामिल नहीं है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल भाग शामिल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी एपिथेलियल्स प्रेजेंट होती है? ट्रांजिशनल्स एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, याद रखना है ना। अगर टिश्यू पूछे कौन सा टिश्यू है आप यूरिनरी ब्लैडर में, तो आप बताएंगे ट्रांजिशनल्स एपिथेलियल टिश्यू आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 58, विच नेफ्रॉन टाइप हैज़ द लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले। किस प्रकार के नेफ्रॉन में सबसे लंबा लूप ऑफ हेनले होता है? तो यह होता है आपके जेक्स्ट्रा, है ना, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर क्या सबसे लंबी मिलती है आपकी? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले मिलती है। अगर आपको बोला जाए कि मेडुला पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन का, तो आप क्या बताएंगे उसको? जो आपकी लूप होती है ना, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होती है आपकी मेडुला पार्ट में। बाकी कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके कॉर्टेक्स पार्ट में, है ना। एल्डोस्टेरोन मेनली इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, तो किसके रीएब्जॉर्प्शन को करता है? अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, सोडियम और आपके वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कौन सा बताया था? मैंने आपको बताया था अभी, आपका पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सीटोनिन, ठीक है, और आपका विटामिन D3, ये सब का क्या काम करते हैं? आपके कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? आपके पीसीटी बताया था मैंने। किस मेथड से? आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगर किसी के यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज मिल रहा है, इसका मतलब वो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट हो सकता है ना। डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसका ब्लड के अंदर 160 mg/dl से ज़्यादा आपका क्या प्रेजेंट है? आपके ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसलिए वो आपके कहाँ पे आया है? यूरिन के अंदर आया है स्टूडेंट्स। यूरिया का क्या काम होता है? यूरिया को बाहर निकालने का ही मेनली काम किसका होता है? आपके किडनी का। यानी कि जो यूरिनरी वेस्ट होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने का काम होता है किडनी का। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का एग्जाम्पल में यूरिया आ गया। दूसरा आपका यूरिक एसिड होता है, ठीक है, एक आपका क्रिएटिनिन होता है। ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। इनको बाहर निकालना ही किडनी का मेन काम था। ठीक है, इनको बाहर निकालना ही किडनी का मेन काम था। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने एक दिन पहले जब आपको कुछ पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन पढ़ाया था, उस ऑर्गन में मैंने बताया था यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। द मैकुलर डेंसा इज़ ए पार्ट ऑफ, ये मैंने पहले भी बताया, मैकुलर डेंसा एक ऑप्शन ऊपर मिला था। तो ये आपका किसका पार्ट होता है? DCT का, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल का पार्ट होता है। ठीक है, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल का मैकुलर डेंसा काम क्या होता है? सोडियम को रिटेंशन करने का काम करता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर से सोडियम को बाहर नहीं जाने देना, वापस से उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल देना। ये किसका काम होता है? मैकुलर डेंसा का काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको याद रखना है मैकुलर डेंसा का क्या काम हो गया? सोडियम को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? आपके मैकुलर डेंसा का काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन है पीसीटी के बारे में बता दें। 60% एब्जॉर्प्शन का मदद करते हैं। मेनली ज़्यादातर यही एब्जॉर्प्शन हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कलेक्टिंग डक्ट का भी बताया, यूरेटर का भी बताया। यूरेटर क्या है आपका? यूरेटर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यूरेटर एक आपका क्या काम करता है? यूरेटर जो आपका मैंने बताया रीनल पेल्विस, यूरेटर का अगर पूछें तो रीनल पेल्विस से लेकर आपका पेल्विस 2 कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को ले जाने का काम किसका होता है? आपका यूरेटर का काम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर आपका डायमीटर का पूछा जाए तो आप बताएंगे 3 mm इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये यूरिन को वहाँ से वहाँ ले जाने का काम कौन करते हैं? आपके यूरेटर्स करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, वरना आपको मैंने बता दिया यूरेटर का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सब्सटेंस इज फ्रीली फिल्टर्ड बट नॉर्मली कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब। कौन सा पदार्थ स्वतंत्र रूप से फिल्टर होता है लेकिन सामान्यतः पूरी तरह पूर्ण अवशोषित हो जाता है? ठीक है, नॉर्मल फिल्टर होता है और पूर्ण अवशोषित हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ग्लूकोज हो गया। क्रेटिनिन क्या होता है? क्रेटिनिन आपके नाइट्रोजनस वेस्ट का एक पार्ट होता है।
ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट का पार्ट होता है क्रेटिनिन। तो ये क्या होता है, इसको बॉडी से बाहर निकालने का ही काम हमारा किसका हो गया, किडनी का हो गया, तो ये नहीं होगा। इसी तरह से यूरिक एसिड का भी सेम है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको आपको बॉडी से बाहर निकालना है, वरना ज़्यादा होगा तो आपको यूरिक एसिड कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा ना, तो आपको क्या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कर देगा यूरिक एसिड। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर ये बढ़ रहा है, यानी क्रेटिनिन बढ़ रहा है अगर आपकी बॉडी में, ठीक है, या यूरिक एसिड वगैरह बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है स्टूडेंट्स, किडनी डैमेज हो चुकी है। तो इसीलिए इस किडनी का काम क्या होता है, इनको सबको बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। एक ऑप्शन दिया इनुलिन। इनुलिन आपकी बॉडी में पुनः अवशोषित क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये आपके पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर बड़ी होती है, इसलिए वापस से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इसको एज ए जीएफआर डिटरमाइन करने के भी काम लिया जाता है। इनुलिन को याद रखना, क्या काम लिया जाता है, क्योंकि वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं होता। तो अगर आपको जीएफआर डिटरमाइन करने तो आप इनुलिन या क्रेटिनिन दे दीजिए उसको, जिससे क्या पता चलेगा इतना क्रेटिनिन आ गया, यानी कि इसकी जीएफआर इतनी है, ठीक है स्टूडेंट, इसमें जीएफआर को इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाई। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर जब ऑप्शन आया था। मूत्राशय की आंतरिक परत किस प्रकार की उपकला से बनी हुई होती है, तो सिंपल स्क्वेमस, ट्रांजिशनल एपिथेलियल, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल बताए थे मैंने। सीधा बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी किस में होती है, तो आप बता देंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल्स की बनी हुई होती है, उसकी जो टिश्यू, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है आपका, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज़ द मेजर साइड ऑफ बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन। बाइकार्बोनेट के पुनः अवशोषण का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो इसका प्रमुख स्थान हो गया आपका पीसीटी। कौन सा हो गया आपका पीसीटी, पैरोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, जो 2 नंबर पे है ना, वहीं पे आपका बाइकार्बोनेट्स का पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में जब मैं आपको डाययूरेटिक ड्रग पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट बताऊंगा पीसीटी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। पीसीटी के मैकेनिज्म क्या होता है, H2 और CO2 मिलकर H2CO3 जब बनाते हैं तो वो किस तरह से बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से आपके हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन और वहाँ की पीएच पे क्या असर पड़ता है, ये सब मैं आपको जब डाययूरेटिक्स का चैप्टर आएगा तो कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए बस आप नियमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़े रहिए, आपको हर जानकारी धीरे धीरे मिलती जाएगी। विच हार्मोन डिक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। कौन सा हार्मोन गुर्दे में सोडियम के पुनः अवशोषण को कम करता है, तो पुनः अवशोषण को कौन सा हार्मोन कम करता है आपका, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का क्या बताया था, ये आपके वाटर का एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ना कि सोडियम के अवशोषण को कम करता है। ANP आपके सोडियम को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ANP। उल्टा घुमा के क्वेश्चन इसलिए पूछा मैंने, आप तो अगर मैं एल्डोस्टेरोन पूछता था फटाक दे से बताते हैं, बट ANP आपके लिए इसलिए बताया मैंने। द नॉर्मल यूरिन pH इज अप्रोक्सीमेटली, सामान्यतः मूत्र का pH लगभग कितना होता है, तो 2.0। ये हो गया आपका गैस्ट्रिक फ्लूइड का, कौन से फ्लूइड का हो गया, गैस्ट्रिक फ्लूइड का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका यूरिन का, ये हो गया आपका यूरिन का। अगर ब्लड का आपको pH पूछे तो 7.4 और आप अप्रोक्सीमेटली में मिले तो आप 7.35 टू 7.45 तक आपका ब्लड का pH, ठीक है ना, ब्लड pH हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके खाने पीने के ऊपर, या आपके जिस हिसाब से आप CO2 या आपको ऑक्सीजन मिल रही है उस हिसाब के ऊपर आपके ब्लड का pH रेगुलेट होता है। किडनी का एक और काम बताऊँ मैं आपको, जो आपकी ब्लड की pH होती है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका होता है, किडनी का होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, कि जो आपके H+ आयंस होते हैं, ठीक है, H+ आयंस को किडनी क्या करती है, रेगुलेट करती है। अगर ज़्यादा H+ आयन होंगे बॉडी में तो उनको बाहर धकेल देगी, कम है तो उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह से आपके ब्लड के pH को मेंटेन करने का काम करती है कौन, किडनी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे 2-3 चीज़ों की pH पूछता हूँ। एक आप मुझे मिल्क की pH बताएंगे, मिल्क की pH बतानी है आपको कमेंट सेक्शन में। एक आपको आपके आँखों के आंसुओं की जो आई टीयर होते हैं ना, उनकी pH बताएंगे, ठीक है। स्किन की pH मैंने पहले बताई हुई आपको 5.5 के लगभग आसपास होती है, 5.5 के, ठीक है। गैस्ट्रिक फ्लूइड की बता दी आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम की तो कंप्लीट बताइए, शायद ये दोनों भी बताइए मैंने, बट आपको मैं कमेंट सेक्शन में दोनों की pH आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर ले जाने वाली कौन सी रक्त वाहिनियाँ ले जाती हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर कौन सी लेके जाती हैं, तो इसमें आ जाएंगे इफ्रेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। कौन सी आ जाएंगे आपकी, इफ्रेंट आर्ट्रियोल,
सी, एफरेंट आर्टरियोल क्या करती हैं, आपके ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेके आती हैं। लेके आने वाली एफरेंट, लेके जाने वाली इफ्रेंट। ठीक है, रीनल आर्टरी का क्या काम होता है, जो आपकी किडनी के अंदर जो ब्लड को लेके आती है वो रीनल आर्टरी, और किडनी से बाहर जो ब्लड को लेके जाती है वो रीनल वेन होती है। ठीक है, चारों का ऑप्शन मैंने बता दिया। अगर चारों में से कोई भी क्वेश्चन घूम के बनता है, डायरेक्ट मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएगा 666 पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी आ सकता है, मना भी नहीं कर रहा, बट क्वेश्चन अगर घूम के आया तो इन चारों में से किसी एक पे आ गया तो आपको आसानी से कर सकेंगे, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन आपको क्लियर करवाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द GFR क्लिनिकली। क्लिनिकली रूप से GFR का अनुमान लगाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, आपका क्रिएटिनिन का। किसका उपयोग किया जाता है, आपके क्रिएटिनिन का। इसके साथ आप इनुलिन का भी यूज़ कर सकते हैं, पहले मैंने बताया ना, इनुलिन का भी यूज़ कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन्स की रेंज आपको पता होनी चाहिए। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, एसिडिक ड्रग्स को बाइंड करता है, और आपका जो ब्लड का ऑस्मोटिक pH है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, आपका एल्ब्यूमिन्स का। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन ये आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। इन्हीं की वजह से आपके यूरिन का जो कलर आता है ना, येलो कलर, वो आता है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं उससे। और जो आपके फीकल मटेरियल का जो कलर होता है वो भी इन्हीं की वजह से आता है। तो इस यहाँ पे जो यूरोक्रोम बनता है, यूरोक्रोम की वजह से आपके यूरिन का जो येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 668, विच सेगमेंट इज नाउ एज द डाइल्यूट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग डाइल्यूट सेगमेंट कहलाता है, कौन सा भाग आपका डाइल्यूट सेगमेंट कहलाता है, तो आपको क्या बोलेंगे इसके, थिक असेंडिंग लिम्ब। कौन सा पार्ट, थिक जो पतली है, ठीक है, पतली है, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग का मतलब जिसमें आपका वाटर इम्परमेबल था, कौन सी बताई थी मैंने, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग वही है ना, वो पतली होती है, तो इसलिए थिक असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो आपका डाइल्यूटिंग सेगमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे वाटर आपका न्यूरॉन से बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि वहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर जगह, वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए उसको बोला जाता है आपका डाइल्यूटिंग सेगमेंट। ठीक है, हर चीज़ को मैं समझा के बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा भी बता सकता था, बट कैसे समझाया, क्योंकि वहाँ पे यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन, इसलिए मैंने पहले वो क्वेश्चन डाला कि बच्चों को पता चले कि कहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे वाटर बाहर नहीं जा रहा है, यानी वहाँ वाटर ज़्यादा है, और वो वहाँ पे पाइप क्या हो गया, पतला हो गया, यानी कि वहाँ डाइल्यूट हो गया एक तरह से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हर चीज़ हर क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाया गया, बहुत सोच समझ के मैं ये जो क्वेश्चंस लाता हूँ, इसीलिए 25 ही क्वेश्चन ला पा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 घंटे तक क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर एकदम इंपॉर्टेंट जब आपके ये जो 4 ऑप्शन भी बनाए जाते हैं वो भी मैं इसी हिसाब से बनाता हूँ कि आपको क्लियर करा सकूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे, जो एक बार पढ़ लिया बस उसमें कन्फ्यूजन ना रहे, बाकी चीज़ें जो अभी तक नहीं पढ़ी उसमें कन्फ्यूजन है वो चलेगा, बट अभी तक जितना मैंने पढ़ा है सुटिक्स पढ़ा दिया और आपका ये HAP कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, तो इन दोनों में किसी तरह का दिक्कत ना आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, मैराथन क्लासेज का करेंगे अरेंजमेंट, तो उसमें आपको बचा कुचा एक्सप्लेनेशन जो कुछ बच गया था वो भी करवा देंगे। ठीक है, द किडनी रिसीव अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्डियक आउटपुट, गुर्दे को कार्डियक आउटपुट का कितना प्रतिशत रक्त प्रदान होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत रक्त प्रदान होता है, 20 से 25% आपका रक्त प्रदान होता है। 5% किसको होता है, जो आपका हार्ट होता है उसको। ठीक है, 10% के आसपास आपके ब्रेन को होता है ना, 10 से 15%, 15% के आसपास ब्रेन को होता है, और 20 से 25% आपके किसका होता है, किडनी को। क्यों होता है इसको ज़्यादा, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करती है ना, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम तो कौन कर रहा है, आपका किडनी कर रहा है। ठीक है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द इरिथ्रोपोएसिस एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। इरिथ्रोपोएसिस को उत्तेजित करने तथा गुर्दे द्वारा निर्मित हार्मोन्स कौन सा है, तो गुर्दे द्वारा हार्मोन्स कौन सा आपका, इरिथ्रोपोएटिन। कौन सा है आपका, इरिथ्रोपोएटिन। जिस पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाती है ना, जो डायलिसिस पे रहते हैं, उनको इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, इरिथ्रोपोएटिन आपके बोन मैरो के अंदर जाके आपके क्या करवाता है, इरिथ्रोपोएसिस, यानी कि आपकी जो आरबीसीज का फॉर्मेशन करवाता है वो करवाता है इरिथ्रोपोएटिन। तो ये किडनी से निकल कर कहाँ पर जाएगा, आपके बोन मैरो के अंदर, वहाँ पर किसका फॉर्मेशन करवाएगा, आपके आरबीसीज का फॉर्मेशन करवाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन बताए हुए हैं। अगला द रीनल कॉर्पस्कल्स कंसिस्ट ऑफ, रीनल कार्पस्कल किससे मिलके बना होता है, तो रीनल कार्पस्कल से आपके मिलके बना होता है ग्लोमेरुलस और आपका बाउमन्स कैप्सूल। यानी कि जो ऊपर का जो डब्बा सा बताया था मैंने ना, इस तरह से नेफ्रॉन के ऊपर जो ये बताया था बॉक्स, ये जो बॉक्स था ये, इसके अंदर क्या आ रही थी, एफरेंट आर्टरी इधर से आई, ठीक है, और ये इधर इफ्रेंट आर्टरी चली गई, इफ्रेंट इधर गई, एफरेंट यहाँ से आई, तो यहाँ पे जो गुच्छा बना था, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, आपका
इस जो एरिया को बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इस एरिया को क्या बोला जाता है आपका? रीनल कॉर्पस्कल्स। ठीक है स्टूडेंट, याद कर लेना, रट लेना जो भी है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका, विच इलेक्ट्रोलाइट इज प्राइमरली सिक्रेटेड इन द एक्सचेंज फॉर वाटर अंडर द एल्डोस्टेरोन एक्शंस। एल्डोस्टेरोन की क्रिया में सोडियम के बदले मुख्यतः कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्रावित किया जाता है? तो मैंने पहले बताया था आपको, सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होता है और आपका पोटेशियम को फेंक दिया जाता है। किसको फेंक दिया जाता है? पोटेशियम को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। पोटेशियम को आपको बॉडी से बाहर फेंकना है। ठीक है, सोडियम और वाटर को अंदर लेना है। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन का काम होता है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो नेफ्रॉन का सबसे लंबा भाग है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसीलिए यहाँ पे आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना बताया था मैंने? 60% रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो आपकी मेनली सब्सटेंस हैं जैसे यूरिया हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ज़्यादातर यहीं आपके एब्जॉर्ब होते हुए चले जाते हैं। वाटर हो गया, ठीक है, जो आपका बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो भी यहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सब यहीं एब्जॉर्ब होते हुए चले जाते हैं। विच विटामिन सी इज़ एक्टिवेटेड इन द किडनी। तो विटामिन डी कहाँ पे होती है? एक्टिवेट किडनी के अंदर। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किडनी विटामिन कौन सी है, तो क्या बताएंगे? आपकी विटामिन डी। कुछ स्टूडेंट्स को फिर डाउट आएगा, किडनी विटामिन हो गई, सनसाइन विटामिन भी कौन सी है? उसको भी बोला जाता है विटामिन डी को। एक और बोला जाता है विटामिन डी के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे सनसाइन विटामिन भी बोल देते हैं कई बार, किडनी विटामिन भी बोलते हैं। एक स्टीरॉयडल विटामिन अगर आपसे पूछे कि स्टीरॉयडल विटामिन कौन सी, तो आप क्या बताएंगे? विटामिन डी। एक आपसे पूछे कि कोलेस्ट्रॉल से कौन सी विटामिन बनती है, तो आप क्या बताएंगे? विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए आपको। काम क्या आती है? आपकी हड्डियों को मजबूत करने, यानी कैल्शियम को ब्लड से एब्जॉर्ब करके हड्डियों पे ले जाने का काम कौन सा था? विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75। द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो जाएगी 1.005 टू 1.030 हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की। जब पेशेंट को, अब बताता हूँ, जब पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है और डायबिटीज़ मेलाइटिस में आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना। दो क्वेश्चन और बता दिए। अब अगला आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है? तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, यह आपका न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर होता है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये आपका न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, एक खानदान से दूसरे खानदान, मतलब खानदान टू खानदान, यानी कि एक बच्चे से दूसरे उसके जो जनरेशन्स आते हैं उसमें चलता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं किडनी से रिलेटेड, यानी आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है कंप्लीट मैंने डिटेल में इस तरह से पढ़ा दिया है आपको। इसके बाद आपको मेरे हिसाब से थ्योरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इस चैप्टर की थ्योरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको एमसीक्यूज़ के ही जरिए मैंने बता दिया है। तो अगर जिसने ये 25 एमसीक्यूज़ देख लिए, मतलब अगर उसमें से एक्सक्रेटरी सिस्टम में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उस स्टूडेंट का पूरा नंबर आने के चांसेस रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जो पूछा जाता है उसका जवाब ज़रूर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा जवाब देते हैं ना, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है ना। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जल्द ही आप उसमें सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।